हेलो, वेलकम। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं रविंद्र मिश्रा ISYS के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। ये हमारा यूट्यूब चैनल है और इसके जरिए हम आपसे मुखातिब होते हैं, आपको वह मार्गदर्शन देने की कोशिश करते हैं जिसके जरिए आप IS PCS आदि परीक्षाओं में बेहतर कर सकें। तो आज हम लोगों का टॉपिक है भारत छोड़ो आंदोलन। इस भारत छोड़ो आंदोलन में, जैसा कि आप थंबनेल में देख सकते हैं, क्यों, कैसे, किसका लिखा हुआ है। इसमें हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन, वह उसके कारण क्या थे, उसकी पृष्ठभूमि क्या थी, वो आंदोलन कैसा था, उसकी विशिष्ट बातें क्या थी और उस आंदोलन का क्रेडिट किसे जाएगा, इसकी बात करेंगे। तो आइए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। एक बार फिर से ISYS के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भारत छोड़ो आंदोलन, इस भारत छोड़ो आंदोलन में हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन में क्या क्या हम लोग सीखेंगे, उस पर बात करते हैं। एक बात मैं पहले ही आपको खबरदार कर दे रहा हूं, वीडियो बहुत छोटा नहीं होगा, क्योंकि हम जिस टॉपिक को उठाते हैं कोशिश करते हैं कि उसकी संपूर्णता से आपको परिचित कराएं, आपको कंफ्यूजन ना हो उस टॉपिक को लेकर कोई। तो इस भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में हम लोग क्या क्या देखेंगे, क्या क्या सीखेंगे, हम उसकी बात करें। तो एक तो हम लोग इस भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि या आंदोलन, यानी भारत छोड़ो आंदोलन के समय क्या चीजें हो रही थी, फिर यह आंदोलन क्यों शुरू हुआ या क्यों करना पड़ा, तीसरा इस आंदोलन की प्रकृति कैसी थी, यानी यह अपने नेचर में यह आंदोलन कैसा था, चौथी बात, उस प्रकृति के साथ हम यह देखने की कोशिश करेंगे कि क्या यह गांधी जी का आंदोलन था, इसे समझने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ हम यह देखेंगे कि जिस मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की विभीषिका लिखी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, उस मुस्लिम लीग को इस आंदोलन से क्या फायदा हुआ, मुस्लिम लीग के फायदे, उसकी बात करेंगे। और इन तमाम बातों को करते हुए जिन तथ्यों और सूचनाओं के साथ हमें जाना होगा वह जाएंगे। लेकिन ध्यान रखें, अक्सर लोग कहते हैं कि इंफॉर्मेशन और नॉलेज दोनों में क्या अंतर है, लेकिन परिभाषित करने में थोड़े मुश्किलात का सामना करते हैं। इंफॉर्मेशन वो सूचना है, वो एक तथ्य है। जब उस इंफॉर्मेशन का, उस सूचना का आप अपने विश्लेषण में उपयोग करते हैं, आप अपनी बातों को सही या गलत साबित करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वह इंफॉर्मेशन तब नॉलेज बन जाता है। यानी इंफॉर्मेशन मिठाई बनाने के लिए वह दूध, छेने, चीनी जैसी कोई चीज है, और नॉलेज उन मिठाई के तत्वों या उसके रॉ मटेरियल को इस्तेमाल करके मिठाई बना देना है। तो हम लोग उस इंफॉर्मेशन से जो कुछ अगर रह जाएगा और जो मुझे जरूरी लगेगा, बहुत गैर जरूरी नहीं, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो अंत में कुछ ऐसे फैक्ट्स या कुछ सूचनाएं या तथ्य, वह अलग से अगर मुमकिन होगा वीडियो की लंबाई के अकॉर्डिंग, तो हम अलग से भी उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो बिना देर किए सीधे आते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। भारत में स्वतंत्रता के लिए आंदोलन चल रहा था और ये आंदोलन मोटे तौर पर कांग्रेस के नेतृत्व में चल रहा था। इसके अलावे भी विविध या विभिन्न तत्व या शक्तियां वह अंग्रेजों के खिलाफ सक्रिय थीं।
कांग्रेस मूल था, उसके अलावे अंग्रेजों के खिलाफ और भी शक्तियां वह सक्रिय थी। हम उस इतिहास में नहीं जा रहे हैं कि रॉलेट एक्ट के खिलाफ, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, उन आंदोलनों पर नहीं, बस आप इतना समझें कि भारत की स्वतंत्रता और मुक्ति के लिए, अंग्रेजों को भारत से बाहर भेजने के लिए भारत का राष्ट्रीय नेतृत्व, राष्ट्रीय आंदोलन, उसको नेतृत्व देने वाले नेता वो लगातार संघर्ष कर रहे थे। कुछ कुछ चीजें हासिल भी हो रही थी। तो सिंपली यह समझें कि 1935 ईस्वी में एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना। इसमें केंद्र और राज्यों के प्रशासन के लिए एक लंबा चौड़ा संविधान ही था, जो आज के भारत के मूल संविधान का भी आधार माना जाता है। कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, उसका प्रभाव भारतीय संविधान पर है। ये एक तथ्य आप ऐसे समझ लें, पॉलिटी के क्वेश्चन के लिए भी और हिस्ट्री के लिए भी। खैर, इस एक्ट के जो केंद्रीय तत्व थे या प्रावधान थे, वह केंद्रीय प्रावधान कभी लागू नहीं हुए। उस इतिहास में हम नहीं जाएंगे कि क्यों लागू नहीं हुए। सामान्य समझ के लिए आप समझ सकते हैं कि विभिन्न स्टेक होल्डर्स वह शायद अंग्रेजों के साथ बातचीत में जब तैयार नहीं होंगे तो लागू नहीं हुआ, बस इतनी बात है। लेकिन प्रांतीय मामलों में जो इसके प्रावधान थे वो लागू हुए और उसी के आधार पर 1937 ईस्वी में कुछ राज्य सरकारों के लिए चुनाव हुआ। ठीक है, और इस चुनाव में 5 जगहों पर शुरू में कांग्रेस की सरकार 5 प्रांत में बनी। तथ्यात्मक हम 42 पर जा रहे हैं, लेकिन आप हमारी क्लास से कभी उम्मीद नहीं कर सकते कि आपको क्लियर होने से कोई रोक देगा। यह कोई एक छोटा सा शॉर्ट नहीं है। हम वह बात नहीं करेंगे कि 42 में कहां किसने रेल के खंभे उखाड़े। आपको राई रत्ती चीजों का जो उसकी अवधारणा है वह क्लियर होनी चाहिए। तो 37 में कांग्रेस ने, अब यह तथ्यात्मक सूचना भी आप कलेक्ट कर सकते हैं, शुरुआत में 5 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी। मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, उड़ीसा, बिहार और मद्रास। शुरुआत में हमारा देखना यह है कि मुस्लिम लीग ने भी चुनाव लड़ा था, और लीग, अगर बोलूं तो लीग को तब भारत में इस चुनाव में उसकी औकात पता चल गई। वह कहीं नहीं था। मुस्लिम बाहुल्य प्रांत जहां उसे उम्मीद थी कि मैं मुस्लिम लीग हूं इसलिए मुझे सीटें मिलेंगी, भारत में उन क्षेत्रों में भी मुस्लिम लीग को खारिज कर दिया। उदाहरण के लिए पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, यहां इन्हें एक भी सीट नहीं मिला, 0 सन्नाटा। पंजाब, यहां जो मुसलमानों के लिए आरक्षित थे 84 सीट, जो मुसलमानों के लिए आरक्षित, यानी केवल मुसलमान वहां चुनाव लड़ सकते थे, उसमें से लीग को कितने मिले? केवल 2, दाल में नमक के बराबर भी नहीं। सिंध में मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटें थी 33, इन्हें मिला 3। कुल जमा बात यह कि मुस्लिम लीग को 1937 के प्रांतीय विधानसभा के चुनाव जो 1935 के एक्ट के अनुरूप हुए, उसमें उसे बिल्कुल खारिज कर दिया गया। मुस्लिम लीग की धेले भर की हैसियत नहीं रह गई, नहीं थी, पहले भी नहीं थी। इसलिए मैंने कहा कि टॉपिक यह भी रहेगा कि मुस्लिम लीग की बदमाशियां और 1942 के आंदोलन जब भारत छोड़ो चल रहा था, उस बीच में मुस्लिम लीग को कैसे खुराक मिली, इस पर बात करेंगे। कभी मुख्य परीक्षा में यह सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग को ऊर्जा प्राप्त होने या ऊर्जा प्राप्त करने का अवसर मिला, इसकी समीक्षा करें या सतर्क समझाएं।
प्रश्न तरीके से आएंगे, नए तरीके से होते हैं, तो आप उसे डील कर सकते हैं। खैर आइए लौटकर, तो आपने देख लिया कि 37 के चुनाव में ये था। भारत में स्वतंत्रता के लिए लड़ाई चल रही थी, अलग अलग तरीके से, उस पर नहीं जाना है। इसी बीच अब होता यह है, यह केवल इतनी बात है, इस पर बाद में हम लोग फिर आएंगे, कि यूरोप की तरफ चलते हैं। इस यूरोप में इस दौरान यानी 1930-40 के दशक में धीरे धीरे नाजीवाद फांसीवाद का विकास होना शुरू होता है। नाजीवाद फांसीवाद क्या था, इस पर हम लोग नहीं बात करेंगे। यह एक क्रूर टाइप की अवधारणा थी, जो मोटे तौर पर लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती थी, जो घृणा की अवधारणा थी। हम उस पर नहीं जाएंगे, बस आप यह समझें कि हिटलर, मुसोलिनी आदि के नाम सम्मान से नहीं लिए जाते, उनके कुकृत्यों के लिए लिए जाते हैं। तो यह एक नफरत और घृणा की एक विचारधारा थी, और यह विचारधारा यूरोप में फैल रहा था। यह विचारधारा इटली में, जर्मनी में, स्पेन में और भी कुछ जगहों पर यह फैल रहा था। कुछ दूर में, कुछ पास में, चीन में, यूथोपिया में, इस तरह से। ठीक, यह विचारधारा खतरनाक थी। यह विचारधारा बहुत खतरनाक थी। और भारत क्या था, अंग्रेजों का गुलाम था। यानी अंग्रेज तब क्या थे, पूरा यूरोप ही साम्राज्यवादी था। तो ये साम्राज्यवाद और ये नाजीवाद और फांसीवाद खतरनाक दोनों थे। साम्राज्यवाद से भी ज्यादा खतरनाक था नाजीवाद फांसीवाद। इसी नाजीवाद फांसीवाद के उभार से द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। आप सबको पता होगा कि जब सितंबर 1939 में जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया, तो वहां से द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत मानी जाती है। तो जब यह द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ 1939 ईस्वी में, तो भारत में जो ब्रिटेन की सरकार थी, अंग्रेजी सरकार, इस ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा की कि भारत भी युद्ध में शामिल है। भारत भी युद्ध में शामिल है। इसका अर्थ समझ लें। इसका अर्थ यह था कि ब्रिटेन के जो मित्र देश थे, उसके खेमे से भारत विरोधी पक्ष के खिलाफ युद्ध में शामिल है। अब नियम से भारत उस समय क्या था, वह एक स्वतंत्र देश नहीं था, परतंत्र था, गुलाम था। ब्रिटेन ने बिना भारत की जनता अथवा भारत के राष्ट्रीय नेता, जनता के जो प्रतिनिधि हैं, बिना जनता या राष्ट्रीय नेता की राय के, यानी उनसे कोई भी मशविरा किए बिना यह घोषणा कर दी कि भारत भी युद्ध में शामिल है, ब्रिटेन की तरफ से। अब युद्ध तो उनका था, भारत को युद्ध में क्यों शामिल किया गया, और उसमें भी हमसे राय मशविरा बिना किए। खैर, यूरोप में जो फांसीवाद और नाजीवाद का उभार हो रहा था, भारत के नेता यूरोप में ब्रिटेन को, फ्रांस को और दूसरे देशों को यह बार बार चेतावनी दे रहे थे कि यह यूरोप के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए खतरनाक विचारधारा पैदा हो रही है। लेकिन ब्रिटेन आदि देशों ने तब फांसीवाद और नाजीवाद को इसलिए बहुत सीरियसली नहीं लिया। वो जानते तो थे ही कि यह खतरनाक है, लेकिन उन्होंने इसलिए सीरियसली नहीं लिया, उन्हें लगा कि हिटलर जैसे, मुसोलिनी जैसे लोगों का उदय वह रूस या तत्कालीन सोवियत संघ, उसके लिए खतरनाक होगा, और ये सभी लोग कम्युनिज्म के खतरे से बड़ा डरे हुए थे। तो इन्हें लगा कि नाजीवाद और फांसीवाद वह बढ़े और कम्युनिज्म को खत्म करे, तो कम्युनिज्म को खत्म करेगा तो हमारे लिए बल्ले बल्ले है। यह समझने में भारतीय नेता ज्यादा आगे थे। वह जानते थे कि यह खतरा किसी कम्युनिज्म, समाजवाद या और चीजों पर नहीं, मानवता पर खतरा है। यूरोप वाले नहीं समझ रहे थे, और जब यह हमले उनकी तरफ मुड़े तब तक उन्हें समझ में आया। लेकिन अब आई, तो जब यह युद्ध शुरू हुआ
तो भारत में बहुत सारे ऐसे नेता थे जिनका एक वैश्विक दृष्टिकोण था, वह हमेशा से था। और इस वैश्विक दृष्टिकोण में कुछ लोग, इस वैश्विक दृष्टिकोण में कुछ नेता, एक आध नाम याद रख लेंगे, जैसे गांधी नेहरू जैसे नेता, यह मानते थे कि यह जो लड़ाई है, इस लड़ाई में ब्रिटेन का पक्ष ज्यादा नैतिक है, ब्रिटेन का पक्ष ज्यादा नैतिक। सुनकर बड़ा अजीब सा नहीं लगता है कि हम जिसके गुलाम थे, जो हमें लूट रहा था, जो हमारी जहां तहां पिटाई करता था, हम आंदोलन करते थे, वह पूरी ताकत से कुचलता था और अभी कुचल रहा था, लेकिन ये समझ रहे थे कि साम्राज्यवाद और फांसीवाद दोनों दुनिया के लिए खतरनाक है, और वर्तमान स्थिति में साम्राज्यवाद से ज्यादा नाजीवाद और फांसीवाद खतरनाक है। इसलिए उन्हें लगता था कि ब्रिटेन का पक्ष थोड़ा सा नैतिक है। इसलिए गांधी नेहरू जैसे नेता यह नहीं चाहते थे, शुरू में यह नहीं चाहते थे कि यह जो युद्ध वाली स्थिति है, इसमें ब्रिटेन को परेशान किया जाए, लेकिन साथ ही साथ यह चाहते थे कि भारत की आजादी के लिए कोई अगला कदम उठाया जाए। जबकि सुभाष चंद्र बोस जैसे कुछ नेता भी थे जो यह समझते थे कि यह जो युद्ध है वह भारत की स्वतंत्रता के लिए एक अवसर है और इस अवसर का फायदा उठाया जाना चाहिए। जो हम लोग सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज के अलग अध्याय में, जिसको अलग से पढ़ेंगे, जिस पर अलग से हम लोग चर्चा करेंगे। खैर, तो अब यह स्थिति थी। तो अब ऐसा तो था नहीं, भारत के लोगों को बिना पूछे युद्ध में शामिल कर दिया। तो इस बीच में तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व ने मोटे तौर पर अंग्रेजों को कहा कि भाई युद्ध में हम आपका सहयोग और समर्थन करेंगे, क्योंकि हम लोग भी यह समझते हैं कि आपका पक्ष थोड़ा सा ज्यादा नैतिक है। बदमाश तो तुम लोग हो, बहुत ही बदमाश हो, लेकिन करें क्या कि ये जो फांसीवाद नाजीवाद वाला विचार है, ये तुम्हारी बदमाशी का भी बाप है। इसलिए खतरे के पिताजी को रोकने के लिए खतरनाक बच्चे को कुछ देर के लिए समर्थन दे सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं देंगे। बड़े से कोबरे और छोटे कोबरे के बच्चे, सपोले जहर उसमें भी होते हैं, अगर डसेगा तो मरेंगे वह भी। तो सपोले को भी नियंत्रित किया जाना चाहिए तत्काल के लिए। तो इन लोगों ने कहा कि हम मदद करेंगे। मोटे तौर पर दो शर्तें रखी। क्या? कि भारत में एक सचमुच की राष्ट्रीय सरकार स्थापित करे। राष्ट्रीय सरकार का अर्थ हुआ देश के लोगों से बनने वाली सरकार, जहां देश के विभिन्न जो स्टेक होल्डर्स हैं, विचारधारा के लोग हैं, उन सब के समर्थन और सहयोग से देश के लोगों की सरकार बने। तो एक वास्तव में एक राष्ट्रीय सरकार, और दूसरा कि जैसे ही युद्ध समाप्त हो, इंग्लैंड यह वादा करे कि वह भारत को आजाद कर देगा। मोटे तौर पर दो ही शर्तें थी। एक तो तत्काल के लिए एक राष्ट्रीय सरकार बनाओ, और दूसरा यह कि युद्ध खत्म, भारत आजाद। जिसने इस देश को लूटकर अपने खजाने भरे हैं, जिस अकूत संपदा का यहां से इंग्लैंड स्थानांतरण हुआ, उस संपदा को इतनी आसानी से, उस संपदा के बल पर आज भी ब्रिटेन आर्थिक रूप से एक तगड़ा देश बना हुआ है। उस सोने की चिड़िया को इतनी आसानी से छोड़ देने का वादा वो नहीं कर सकते थे। वह उनका बस चलता तो वह आज भी यहां डटे रहते, जमे रहते, लेकिन बस नहीं चलता। ये भारत है, इस धरती पर सब तरह के वीर होते हैं, जो लाठी लेकर भी पैदल चलते हैं और बंदूक लेकर गोलियां भी चलाते हैं। शूरवीर, हिंसा अहिंसा सभी तरह के मार्गों के अनुसरण करने वाले लोग होते हैं, और भारत भूमि से प्यार करने वाले लोगों की कभी कमी नहीं रही है। तो खैर, अब अंग्रेजों ने इसलिए इस चीज को स्वीकार नहीं किया। तो फिर कांग्रेस के मंत्रिमंडल ने 1939 ईस्वी में युद्ध के 2 महीने के भीतर
यानी नवंबर 1939 में इस्तीफा दे दिया। ठीक है, नवंबर 1939 में इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस के 5 राज्यों में मंत्रिमंडल बने ही थे, फिर आगे पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में भी कांग्रेस की सरकार बन गई थी, और फिर असम में भी कांग्रेस ने सरकार बना ली थी 1937 के चुनाव के बाद। ऐसे याद रखेंगे कि 38 में जब सरकार बनाई थी तो भारत के इतिहास में आजादी के पहले दल बदल करवाकर वह सरकार बनाने का पहला उदाहरण था, और वह तब कांग्रेस के अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस, और उन्होंने वह दल बदल करवाया था। ये राजनीति है। मतलब कभी कभी चीजें वह भी जान लेनी चाहिए जो अमूमन जो पक्ष हमारे सामने नहीं आता। वो एक स्मार्ट पॉलिटिशियन थे, तो असम में भी सरकार बननी चाहिए, तो कुछ दल बदल करवाकर कांग्रेस में शामिल करवाकर 38 में उन्होंने सरकार बनवा ली थी। खैर, कांग्रेस की सरकार ने इस्तीफा दे दिया। अब भारत में इसके खिलाफ, यानी युद्ध में तो शामिल कर लिया गया, अब धीरे धीरे भारत में अंग्रेजों के खिलाफ, यानी अंग्रेजों को भारत से बाहर करने के लिए यह आवश्यक हो गया कि अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने के लिए अब किसी और बड़े आंदोलन की आवश्यकता है। अंग्रेज चूंकि कोई बात मान नहीं रहे थे, तो अब 1940 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जो कि लगभग हर साल होता था। यह रामगढ़ में, जो वर्तमान झारखंड में पड़ता है। यहां यह निर्णय लिया गया, अब्दुल कलाम आजाद ने इसकी अध्यक्षता की थी। खैर, यहां यह निर्णय लिया गया कि भारत की स्वतंत्रता के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ा जाएगा। यह निर्णय लिया गया, और उसकी पृष्ठभूमि के तौर पर व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया गया। कभी एक शॉर्ट नोट्स आ जाए आपको कि व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या था, तो उसे भी थोड़ा सा क्लियरिटी से समझ लेते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह में यह हुआ कि चूंकि युद्ध में अंग्रेजों ने भारत को शामिल किया और भारत की मंशा के खिलाफ किया, हमसे बिना पूछे किया, तो भारत में उस युद्ध में शामिल होने और अंग्रेजों के खिलाफ एक वातावरण था। अंग्रेज शक्ति संपन्न थे, सरकार थी, सत्ता थी, पुलिस थी, लाठियां थी, गोलियां थी। अंग्रेज अक्सर वैसी स्थिति में जब उन्हें लगता था कि अभी देश में कोई आंदोलन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो युद्ध में शामिल थे, उन्हें लगता था कि युद्ध के दौरान भारत में अगर गांधी ने कोई बड़ा सा आंदोलन खड़ा कर दिया या भारतीयों ने आंदोलन कर दिए, तो हम ध्यान युद्ध पर देंगे कि भारत के आंदोलन को कुचलने पर। जाहिर सी बात है। तो ऐसे में अंग्रेजों ने बस इतना समझे, भारत में युद्ध के खिलाफ माहौल था, लोग युद्ध के खिलाफ बात करते, युद्ध के खिलाफ पर्चे लिखते, युद्ध के खिलाफ संपादकीय लिखते, तो उस समय एक कानून के तहत कहा गया कि युद्ध के खिलाफ बोलना लिखना उसे अपराध बना दिया गया। बोलना लिखना उसे अपराध बना दिया गया। यहां ध्यान रखेंगे, अभी यह सामान्य अपराध था, यानी वह अपराध जिसमें आपको पकड़कर जेल में डाला जा सकता है। ठीक है। और यह जो व्यक्तिगत सत्याग्रह था, यह व्यक्तिगत सत्याग्रह इसी बिंदु पर शुरू हुआ। इसमें यह गांधी जी ने तय किया या कांग्रेस ने तय किया कि एक एक व्यक्ति इस युद्ध के खिलाफ भाषण देगा, युद्ध के खिलाफ बोलेगा, हुंकार के साथ। कहां बोलेगा? वह किसी सार्वजनिक स्थल पर जाएगा, जैसे किसी बस अड्डे पर, रेलवे स्टेशन के पास, कोर्ट कचहरी के पास, शहर मोहल्ले में लगने वाले हाट बाजार के पास, जहां 100, 10, 20, 50, 500 लोग हों, और वह सत्याग्रही एक व्यक्ति होगा, वह युद्ध के खिलाफ भाषण देगा। युद्ध बुरा है, भारत को इसमें शामिल करना गलत है, यह अपराध है, युद्ध हाय है,
भारत इसे साम्राज्यवादी युद्ध समझता है। साम्राज्यवाद और फांसीवाद एक ही हैं, आदि आदि नारे। तो यह जब करेगा तो चूंकि बोलना लिखना अपराध है, तो उस व्यक्ति को सरकार क्या करेगी, प्रशासन क्या करेगा, उसे गिरफ्तार करेगा। तो इस तरह से व्यक्तिगत सत्याग्रह में लोग युद्ध के खिलाफ बोलते थे और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता था। ठीक है, ध्यान करेंगे कि केवल व्यक्तिगत सत्याग्रह में कांग्रेस के लगभग 25,000 छोटे बड़े कार्यकर्ता नेता वह जेल गए, 25,000 जेल चले गए। ठीक, अब स्थिति ने वैश्विक स्तर पर एक बदलाव लिया। क्या? तो हुआ ये कि 1941 के जून महीने में और 1941 के दिसंबर महीने में, जून में जर्मनी ने सोवियत संघ पर आक्रमण कर दिया। अभी तक सोवियत संघ युद्ध में शामिल नहीं था। और दिसंबर में जापान ने अमेरिका के एक नौसैनिक अड्डे पर्ल हार्बर पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण के साथ ही अभी तक युद्ध में शामिल नहीं होने वाला सोवियत संघ और यूएसए, यानी ये यूएसएसआर और यूएसए, यह दोनों भी युद्ध में शामिल हुए मित्र देशों की तरफ से, यानी ब्रिटेन, फ्रांस आदि की तरफ से। तो अब ये दोनों देश जब युद्ध में शामिल हुए, तो अब इन लोगों को यह जरूरी था कि दुनिया के ज्यादा से ज्यादा लोगों और जनता का समर्थन हासिल हो। लिहाजा इन लोगों के शामिल होने के बाद इस युद्ध को एक नया नाम और नया मोटिव दिया गया। कहा गया कि यह युद्ध मुक्ति का युद्ध है। यह कहा गया कि यह युद्ध किसी भी दुनिया के देश को परतंत्र नहीं रखेगा, इसके लिए युद्ध है। कहा गया कि जो उपनिवेशों में लोग हैं उनको भी स्वयं की सरकार बनाने की आजादी मिलेगी। इसे आत्मनिर्णय कहते हैं। वह कहां रहना चाहते हैं या नहीं, यानी इस द्वितीय विश्व युद्ध को एक ध्येय मिल गया, एक लक्ष्य मिल गया। भारत के लिए इससे अच्छी बात क्या हो सकती थी कि भारत परतंत्र नहीं रहता, मुक्त हो जाता, आत्मनिर्णय का अधिकार मिलता। लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा कि ब्रिटेन के लिए भारत को छोड़ना वो लगभग वैसा ही था, कभी कभी देखते हैं ना, गुड़ में मक्खी गिर जाती है, वो निकलना भी चाहती है, नहीं भी निकलना चाहती है। वह निकलना भी चाहती है, कभी कोशिश करती है, फिर गुड़ की मिठास उसे खींचती है और गुड़ का घेरा उसे बांधता है। तो ये अंग्रेज मक्खी थे। ये मतलब छोड़ने वाली परिस्थिति भी हो और ना छोड़ने का मन भी। तो इतनी बड़ी बातें हो गई। इसके विपरीत ब्रिटेन वालों ने ये कहा कि ये सब बातें ठीक हैं, ये बाकी देशों पर तो लागू होता है, लेकिन ये आत्मनिर्णय की बात जो की जा रही है यह भारत पर लागू नहीं होता, यह भारत पर लागू नहीं होता। अब आक्रोश स्वाभाविक था बढ़ना, लेकिन दूसरी तरफ जिसे हम लोग सोवियत संघ कहते हैं और जिसे अमेरिका कहते हैं, इन देशों का दबाव पड़ रहा था कि भारत का समर्थन मिलना चाहिए। दूसरी तरफ जापान ने हद करनी शुरू कर दी थी। दक्षिण पूर्व एशिया के बहुत सारे देशों में मार मारकर अंग्रेजों का भुरकुस निकाल दिया था। दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों में जापान ने अंग्रेजी फौज को भारी क्षति पहुंचाई थी। युद्ध भारत के दरवाजे पर आ रहा था। जापान ने भारत की सीमा के भीतर भी उसके कुछ आक्रमण हो रहे थे।
अब दो परिस्थितियां थी। गांधी जी जैसे नेता के लिए यह परिस्थिति थी कि मान लेते हैं कि जापान आक्रमण कर देगा तो भारत की जनता क्या करेगी, मूक बनी रहेगी? क्या यह सोचेगी कि हम तो गुलाम हैं ही ब्रिटेन के, तो जापान आ जाए? अगर ऐसा कुछ हुआ तो वह मृत जनता होगी। हम उठ खड़े होंगे जापानियों के खिलाफ भी, ब्रिटेन के खिलाफ भी। तब तो बात हुई कि हम जिंदा हैं, एक जिंदा कौम है। लेकिन गांधी जी जैसे नेताओं को चिंता थी कि जापान की आक्रामकता जिस तरह से बढ़ रही है और वह भारत में जिस तरह से भारत की तरफ भी आ रहा है, और आ ही रहा था। अंग्रेज लोग छोड़कर भाग रहे थे, कलकत्ता वगैरह को अंग्रेजों ने खाली कर दिया था और थोड़ा और अंदर आकर झारखंड के जमशेदपुर वगैरह में वो लोग, उन लोगों ने अपनी जगह बना ली थी। वो एक अलग मामला है कि उस टाइम में देश के लोगों को उसने किस तरह से मारा था, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो एक तरफ ये भारत पर जापान के आक्रमण का खतरा था, और ये खतरा कितना सच था कि अंग्रेज लोग कलकत्ता जैसे शहरों को खाली कर रहे थे। यह दिमाग में रख लेंगे। एक बिंदु मैं बोल रहा हूं, आपको सब नहीं लिखने, जापान का खतरा, और यह एक वास्तविक खतरा था। आप समझें कि कैसे। बंगाल में 1942 में अकाल पड़ा, और यह अकाल अंग्रेजों का बनाया हुआ था। तो खैर, जापान के खतरे के भय से यह कि जापान अगर बंगाल में प्रवेश कर जाएंगे जापान के सैनिक, तो बंगाल के भीतर नाव परिवहन का एक जरिया थे, छोटे छोटे नाव और डोंगियां, वह परिवहन का एक जरिया थे। इन लोगों ने आम नागरिकों से वो नावें ले ली। उन्हें डर था कि जापानी आएंगे और उन नावों के जरिए भीतर के इलाके में पहुंच जाएंगे। इन्होंने अनाजों की कंट्रोलिंग कर ली, लोगों को भूखा मार दिया सैनिकों के लिए। बर्मा पर जापानी चढ़ आए थे, तो वहां से जो चावल का आयात होता था, धान का आयात होता था, वह बंद हो गया। तो बहुत भयानक अकाल पड़ा। इवन बहुत सारे नहर और बांध उसे तोड़ खोल दिए गए, नहरों के पानी सुखा दिए गए ताकि जापान अंदर आ जाए तो वह नाव के जरिए पानी के रास्ते भारत के भीतरी इलाकों तक न घुस सके। यह भारतीय भी तो देख रहे थे कि जापान के आक्रमण का खतरा बड़ा सच है और अंग्रेज डरे हुए भी हैं। तो गांधी जी जैसे लोगों को लग रहा था कि क्या जापानी अगर आक्रमण कर देंगे तो भारत कोई प्रतिरोध ही नहीं करेगा, और यह प्रतिरोध नहीं करेगा तो बहुत बुरा होगा। वो एक ऐसा प्रतिरोध होना चाहिए जो जापानियों के खिलाफ भी हो, वो फांसीवादियों के साथ हैं, और अंग्रेज के खिलाफ भी हो। ठीक, तो यह खतरा था। तो भारत में अगर किसी तरह का विद्रोह आंदोलन हो जाता तो अंग्रेजों के लिए बड़ी मुश्किल स्थिति हो जाती। तो इसलिए रूस अमेरिका वगैरह का यह बार बार दबाव पड़ रहा था कि भारत की जनता का सहयोग प्राप्त करो। सहयोग आप कब प्राप्त कर पाएंगे? जब आप हमारी कुछ डिमांड्स पूरी करेंगे, हम आपको सहयोग करेंगे। तो सहयोग प्राप्त करने के लिए बातचीत की जाती है, बातचीत करके आपकी मांगों को माना जाता है, तो आप सहयोग करते हैं। आपके घर की शादी में कोई आता है तो आप उसके घर की शादी में जाते हैं, मामला तो ऐसा होता है। वो नहीं आया तो आप भी जब उसके यहां से निमंत्रण पत्र आता था नहीं, तो सहयोग तो ऐसे होगा नहीं। तो यह दबाव रूस और अमेरिका जैसे देशों का ब्रिटेन पर पड़ रहा था। और तब 1942 ईस्वी में एक व्यक्ति जिसका नाम है क्रिप्स, ठीक है, यह कौन था? यह ब्रिटेन का एक मंत्री था, मंत्रिमंडल का सदस्य था, मंत्री था, अकेला ही। क्रिप्स मिशन, एक मिशन लेकर क्या आया? मतलब बातचीत करने के लिए आया। बस हमें यह समझना है कि ये फेल हो गया, विफल। क्यों हो गया वो अलग मामला है, वो बोलेंगे तो बात लंबी हो जाएगी। उससे बातचीत हो गई विफल। अप्रैल 1942 तक ये वापस चला गया, कुछ मिला नहीं, मतलब ये कुछ देने के लिए तैयार ही नहीं था, इसलिए विफल हो गया। ठीक है, राष्ट्रीय सरकार की बात की थी, उस पर कोई बात ही नहीं कर रहा है, गोलमोल टाइप की बातें करता है। वह कह रखा है एक संविधान सभा बना देंगे। हाँ तो भाई भारत की जनता का प्रतिनिधि होगा, कहते नहीं रजवाड़ों से जनता का प्रतिनिधि नहीं होगा, राजा भेजेगा। तो फिर जनता की क्या है? राजा अगर प्रतिनिधि भेजेगा तो वह जनमत कहां हुआ, वह तो राजमत हो गया।
खैर क्रिप्स मिशन पर बात नहीं, बस इतना समझे कि वो फेल हो गया। अब दबाव बढ़ रहा था। अब यह था कि भारत के भीतर अंग्रेजों के खिलाफ एक जोरदार आंदोलन करना ही पड़ेगा। तो तब 8 अगस्त 1942 को मुंबई में कांग्रेस की कार्यकारिणी की बैठक हुई सिंपली। और अब यहां ध्यान रखेंगे कि यहां कांग्रेस द्वारा एक प्रस्ताव पेश किया गया। किसने पेश किया? नेहरू ने पेश किया। लिखा था इसे, इस प्रस्ताव को, खुद गांधी जी ने। तो गांधी जी की ही पूरी छाप होगी, यह आगे की बहस के लिए दिमाग में रख लें। प्रस्ताव स्वयं गांधी जी ने तैयार किया था, जिसे पेश किया जवाहरलाल नेहरू ने। अब सिंपली इस प्रस्ताव पर आते हैं और उसी के साथ लगी हुई कुछ बातों पर। प्रस्ताव में क्या कहा गया? प्रस्ताव में कहा गया कि भारत की स्वतंत्रता के लिए अहिंसक जन आंदोलन छेड़ा जाए। जन आंदोलन यानी कांग्रेस जो है भारत के स्वतंत्रता के लिए अहिंसक जन आंदोलन छेड़ेगी। अहिंसक जैसा अक्सर होता था, लेकिन यहां एक लेकिन है। अभी तक सभी में प्रस्ताव में यह था, लेकिन यह ध्यान रखेंगे कि इस बार के प्रस्ताव में अहिंसा पर अलग से बल नहीं था। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ हुआ कि अहिंसा इस बार पहली शर्त जैसी नहीं थी। अभी भी नहीं क्लियर हुआ तो समझें। गांधी जी और कांग्रेस के, गांधी जी के आने के बाद ही आंदोलन हुए हैं बेसिकली। तो उस आंदोलन में गांधी जी कोई भी आंदोलन आह्वान करते थे तो कहते थे कि ये करने हैं, ये करने हैं, ये करने हैं, हमें इतने दिनों में ये हासिल हो जाएगा जो भी करना। लेकिन वो कहते थे बशर्ते अहिंसा को अंतिम समय तक आपको उसका पालन करना है। वो कहते थे एकदम पहली शर्त है अहिंसा, उसके बाद ही तमाम चीजें, विरोध, सविनय अवज्ञा, जो कुछ भी करना, असहयोग, लगान ना देना, लेकिन पहली शर्त हिंसा नहीं की जाएगी। यानी उस पर दबाव दिया जाता था, उस पर अलग से फोकस किया जाता था, जो एकदम से क्लियर लगता था कि अहिंसा होनी है, हिंसा नहीं होगी। हिंसा नहीं करेंगे, कोई भी अहिंसा करेंगे, इन किसी भी तरह की कोई हिंसा आप नहीं करेंगे, यह पहली शर्त होगी। लेकिन इस बार वो जिस तरह से लिखा गया था उसमें अहिंसा पर पहले की तरफ बल नहीं था। दूसरी बात, इस प्रस्ताव में यह कहा गया कि हो सकता है कि कल तक कांग्रेस के सभी नेता गिरफ्तार हो जाएं। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह में ही 25,000 गिरफ्तार हुए थे। तो उन्होंने कहा था कि प्रत्येक आदमी वह स्वयं का मार्गदर्शक होगा। यानी कांग्रेस का कोई नेता, स्थानीय से लेकर बड़ा तक, वह आपको गाइड करने के लिए हो सकता उपलब्ध ना हो। क्यों? क्योंकि अंग्रेज सबको गिरफ्तार करेंगे, ये उन्हें पहले से ही पता था। तो उन्होंने कहा आप अपने मार्गदर्शक होंगे। इन्होंने ये नहीं कहा कि आप बिना कोई हिंसा किए अपने मार्गदर्शक होंगे, कहा कि आप अपने मार्गदर्शक हैं। इसके बाद अलग से उन्होंने एक भाषण दिया, जो बड़ा ही भावुक जैसा भाषण था, आह्वान था, जिसमें उन्होंने कहा कि लोगों को करो या मरो का नारा दिया। कहा कि भाई आज से भारत में जो भी नागरिक अपने आप को स्वतंत्र समझते हैं या स्वतंत्रता की इच्छा रखते हैं, वह स्वतंत्र समझें अपने को, और भारत को स्वतंत्र करवाने के लिए जो कुछ करना हो करें, और करते हुए या तो स्वतंत्र करवा लें या उस प्रक्रिया में मर जाएं। तीसरा ऑप्शन नहीं है। या तो भारत स्वतंत्र
या स्वतंत्र करवाने के संघर्ष में हम अपनी जान दे देंगे। इन्होंने कहा कि भारत को आजाद करवाने के लिए मैं पूर्ण हड़ताल का भी समर्थन करता हूं या पूर्ण हड़ताल के लिए तैयार हूं। यह बहुत बड़ी बात थी। पूर्ण राजनीतिक हड़ताल की बात आज तक गांधी जी ने नहीं की थी। पूर्ण राजनीतिक हड़ताल, कहा कि पूर्ण राजनीतिक हड़ताल के लिए भी मैं तैयार। ठीक है, तो एक तरफ उन्होंने प्रस्ताव में वह लचीलापन, फिर नेता ना रहे तो स्वयं अपने मार्गदर्शक, फिर भाषण दिया, उसमें करो, भाषण में करो या मरो का नारा दिया। ये दोनों बातें अलग अलग दिमाग में रखें, प्रस्ताव में और ये भाषण में। ठीक है, ये तमाम बातें कहें, इसकी आगे हम जरूरत लगेगी गांधी जी का आंदोलन था या नहीं वह समझने या उसकी व्याख्या में। ठीक है, और 8 अगस्त को यह प्रस्ताव पारित हुआ और उसी आधी रात को ही अधिकांश कांग्रेस के नेता गिरफ्तार कर लिए गए। लेकिन 9 अगस्त की सुबह 1942 लगभग पूरे देश में एक आंदोलन शुरू हुआ और पहले के गांधीवादी आंदोलनों के विपरीत यह आंदोलन हिंसक था। यहां हिंसा दोनों तरफ से हुई। अंग्रेजों ने आंदोलन का भरपूर दमन किया, वो भरपूर दमन कर रहे थे और बदले में भारतीय भी हिंसा का सहारा ले रहे थे। ये हिंसा में बेसिकली लोगों को मारना नहीं था शामिल, वह कम था। ये क्या क्या करते थे, मुख्य प्रवृत्ति क्या थी कि ये पुलिस स्टेशन या थाने पर हमला करते थे। ये यातायात और संचार के साधन उसको खत्म करना चाहते, जैसे रेल की पटरी, टेलीफोन, टेलीग्राफ के तार आदि। थाने पर हमला करना, क्योंकि पुलिस का पूरा चेहरा और चरित्र ही शोषक का था, वह हमेशा आंदोलनों का दमन करता था। तो बहुत बड़े पैमाने पर हिंसा भड़की और अंग्रेजों ने जो हिंसा की तो भारतीयों ने भी एक बड़े पैमाने पर हिंसा की। ठीक, और यह आंदोलन लंबे समय तक चला। अब सवाल आता है कि यह तो हो गया, आंदोलन शुरू हो गया और आंदोलन में क्या हुआ इस समझ गए। कुछ तथ्यों की बात हम लोग आगे करेंगे। तो इस आंदोलन के दौरान ये जो हिंसा भड़की, अभी हम लोग पहले देख लेते हैं कि सवाल उठता है कि क्या ये आंदोलन गांधी जी का या उनके आदर्शों का आंदोलन था, यह सवाल बनता है। ठीक, जब कोई चीज लिखना शुरू करते तो लिखेंगे कि 1942 के आंदोलन की व्याख्या को लेकर जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है वह क्या होती है, इस आंदोलन में हिंसा। गांधीवादी और आंदोलनों के विपरीत इस आंदोलन की व्याख्या करने में दिक्कत कहां से पैदा होती है, इस आंदोलन में जो हिंसा हुई है। वही हिंसा होना तो कभी कभी लोगों को लगता है कि फिर तो यह गांधी का आंदोलन कहां हुआ, तो अहिंसक था, होना चाहिए था। गांधी ने अहिंसक आंदोलन के विषय में प्रस्ताव में भी कहा था, आदि बातें तो आई है। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि कुछ इतिहासकार क्या, खास करके मार्क्सवादी इतिहासकार, और इन लोगों को देश में बड़ी जल्दी जन क्रांति करने की संभावना दिखाई पड़ती है। कुछ समय तक मार्क्सवाद मजेदार भी होता है। खैर, तो कुछ मार्क्सवादी इतिहासकारों ने कहा कि भाई कि यह जो भारत की जनता का विद्रोह था, जन आंदोलन था, अच्छी बात है। और कहा कि इस जन आंदोलन में ही भारत की जो सर्वहारा शक्ति थी वह सक्रिय हुई। सर्वहारा शक्ति या सर्वहारा लोग वह जो निम्न पायदान पर हैं, गरीब, गुरबे, मजदूर, छोटे किसान, ऐसे लोग तक उसकी शक्ति का एहसास हुआ। और यही जो सर्वहारा की ताकत थी ना, गांधी आज तक जो अहिंसक आंदोलन करते थे इसी सर्वहारा शक्ति को दबाने के लिए। तो यह सर्वहारा शक्ति का जन आंदोलन था, गांधी का था नहीं।
ठीक है, अब हम जवाब देंगे तो ये दिमाग में रखेंगे कि इस आंदोलन का क्रेडिट हमें 12 आने गांधी जी को ही देना है अपने उत्तर में, और वह तर्कपूर्ण तरीके से देना है। ठीक है, वह आपको तर्कपूर्ण तरीके से देना है। तो पहली बात कि कोई भी जन आंदोलन होगा, जहां जनता आंदोलन में भागीदारी लगी, वो तो जन आंदोलन होगा ही। अब देखना यह है कि यह जो जन आंदोलन में भाग ले रहा था, यानी जो जनता भाग ले रही थी, उसे अभी तक इन आंदोलनों के लिए निर्भय किसने बनाया, प्रशिक्षित किसने किया, अभी तक गोलबंद किसने किया, अभी तक इस जनता को नियंत्रित, आंदोलन में नियंत्रित किया या अनियंत्रित छोड़ा, ये अभी तक किसने किया। तो भारत की आजादी के इतिहास में जन आंदोलनों में गांधी जी का सबसे बड़ा योगदान तो पहला यही है कि उन्होंने भारतीय लोगों को यहां आने के बाद निर्भय बनाया। चंपारण में जब वो सत्याग्रह कर रहे हैं तो पहली जो एक मोटे तौर पर उनकी एक छोटे क्षेत्र में सत्याग्रह का पहला प्रयोग है, वहां उन्हें आदेश मिलता अंग्रेज अधिकारी का कि आप यहां शहर छोड़कर चले जाइए। इसके पहले तक परंपरा थी, तिलक उतने बड़े नेता थे, शेर थे गरम दल के लिए, और थे भी वास्तव में, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है चीख रहे थे, बहुत शक्तिशाली थे। उनकी आवाज ने भारत को बहुत दूर तक भयरहित बनाया। लेकिन अगर वह तिलक होते, इनी बेसेंट होती कोई भी, तो अखबार में लिखते कि अंग्रेजों का यह फैसला गलत है। लेकिन जब अंग्रेज अधिकारी कहता कि आप चले जाइए यहां से, आदेश है, तो वो चले आते। गांधी जी ने कहा नहीं जाऊंगा, मैं आपके आदेश की अवहेलना करता हूं क्योंकि आपका ये आदेश मुझे गलत लगता है, और आदेश की अवहेलना करने के लिए जो सजाएं दीजिए। अंग्रेजों के सामने भी भारत में यह पहली शख्सियत था जो उसकी आंखों में आंखें डालकर कह रहा था कि जो तुम कह रहे हो वो गलत है और मैं गलत करूंगा नहीं। तुम शक्तिशाली हो और क्रूर भी, सजा दो। इस ताकत ने अंग्रेजों को झुकाया और धीरे धीरे लोगों को लगने लगा, करे बातें फैलने लगी बेपढ़े लिखे लोगों के बीच में भी कि उनसे, अब बात तो अलग अलग तरीके से फैलती है कि गांधी जी का नाम लिया, उसने गांधी जी को गाली दी, तो उसके जो है सो वह जो गन्ने के रस का वह गुड़ बना रहा था तो पूरी की पूरी कढ़ाई फट गई। गांधी जी का नाम लिया, रास्ते में जा रहे थे, भूत आ रहा था, गांधी जी का नाम लिया, भूत भाग गया। ये सब अफवाह, यानी एक महात्मा बने, वो अलग मामला, हम लोग देखेंगे गांधी जी क्यों प्रसिद्ध हुए। मामला यह है कि गांधी जी ने लोगों को निर्भय बनाया, फिर आंदोलनों के लिए प्रशिक्षित किया, उन्हें गोलबंद किया, नियंत्रित किया, अनियंत्रित छोड़ा। तो अभी तक कौन करता आ रहा था? तो जाहिर है इन सभी प्रश्नों का जवाब कौन है? गांधी है। गांधी और कांग्रेस एक तरीके से। अब दिक्कत होती हिंसा। तो हम लोग लौट कर जाएं कि प्रस्ताव में इस बार अहिंसा वैसी पहली शर्त नहीं थी जो पहले रही है। तर्क, दूसरा तर्क यह कि गांधी जी ने कहा था कि सभी कांग्रेस के नेता या हमारे जैसे लोग वो गिरफ्तार हो सकते हैं, तो अगर गिरफ्तार हो सकते हैं तो आप खुद मुख्तार होंगे, अपना मार्गदर्शक स्वयं होंगे। तीसरा, उन्होंने कभी भी आंदोलन को नियंत्रित करने जैसी बात नहीं कही थी, आम हड़ताल की बात कही थी, और कहीं नहीं कहा था कि आपका मार्गदर्शन अहिंसा करेगा। प्रस्ताव में ही अहिंसा पर वैसा बल नहीं था। गांधी को भी पता था कि आगे आने वाला आंदोलन वह हिंसक हो सकता है। तो इस आंदोलन की तैयारी वह व्यक्ति 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह से ही कर रहा है। वह लोगों में ऊर्जा भर रहा है, लोगों को गोलबंद कर रहा है, अगले आंदोलन की तैयारी कर रहा है। और रही जहां तक हिंसा की बात, तो हिंसा, चौरी चौरा में हिंसा हुई, असहयोग आंदोलन वापस हो गया। यहां 1943 ईस्वी में गांधी जी को कहा गया कि भारत की जनता हिंसा कर रही है, आप तो अहिंसा के पुजारी हैं,
आप आलोचना कीजिए भारत की जनता के इन कामों का। गांधी जी ने कहा कि नहीं, मैं आलोचना नहीं करूंगा। उल्टे उन्होंने कहा कि यह जो अंग्रेज लोग हिंसा कर रहे हैं, कहा कि अंग्रेज बहुत हिंसा कर रहे हैं, और उसके खिलाफ वो भूख हड़ताल पर बैठे। अंग्रेजों की हिंसा, और अंग्रेजों ने जो कहा उसका जवाब दिया कि भारत की जनता हिंसा नहीं कर रही है, अंग्रेज जो हिंसा कर रही है उस हिंसा की प्रतिहिंसा है, वह हिंसा नहीं है। तो याद रखेंगे कि गांधी जी का एक सिद्धांत क्या था? कायरता और हिंसा में से किसी को चुनना हो, तो वो कायरता की जगह पर हिंसा को चुनने के लिए तैयार थे। मामले कितने थे? जापान भी था, ब्रिटेन भी था, और अब अगर देश में वह साहस नहीं दिखाया जाता अहिंसा की आड़ में, तो वह मुमकिन नहीं था। इसलिए गांधी जी की अपनी छोरी में भी हिंसा की जगह है। जहां कायरता और हिंसा में हिंसा आगे है, तो यहां मामला दुबक कर बैठ जाने का था। ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए उन्होंने कहा कि आप अपने मार्गदर्शक हैं, तो कायरता की जगह पर वह हिंसा चुनी। इसलिए इसमें कोई दो राय नहीं कि यह आंदोलन मोटे तौर पर गांधी जी और कांग्रेस का ही था, जिसको कुछ हद तक और दूसरे तत्वों द्वारा उसे कैरी किया गया, बढ़ाया गया। अब आगे आते हैं, क्लियर हो गई। अब हम लोग यह देखेंगे कि भाई ये जो मुस्लिम लीग है इसको क्या फायदा हुआ। तो आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने कहा था कि मुस्लिम लीग की तो थुक्कम फजीहत हो गई थी 37 के चुनाव में। अब इस बीच में मुस्लिम लीग वाले चूंकि कांग्रेस आंदोलन में थे, कांग्रेस के लोग सभी गिरफ्तार थे, भीतर थे, मुस्लिम लीग को मौका मिला। इसने असम में, सिंध में, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में अपनी और कुछ जगहों पर अपनी सरकार बनाई, पहली बात। दूसरा, वह जो राज्य में सरकार बनाया उस पर बहुत जबरदस्त केंद्रीय नियंत्रण था। और सबसे बड़ी बात, इस बीच में लीग ने अपने एक स्वयंसेवक संगठन या एक हिंसक टाइप का जो संगठन हो सकता था उसका भी निर्माण किया। तो कांग्रेस, उसके लोग वह जेल में जा रहे थे, और इस बीच में प्लॉट खाली था, खाली जगह थी। मुस्लिम लीग ने उस आधार को बनाना चाहा। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार बना लेना महत्वपूर्ण नहीं है, जनता, मुस्लिम जनता के बीच में, इस बीच में उसने पैठ बनाए, क्योंकि मुस्लिम लीग आंदोलन में शरीक नहीं था। इसने कोई हिंसा भी उस दौर में नहीं की। ऐसा नहीं कि मुस्लिम लीग ने या मुसलमानों ने दंगे वगैरह, हिंदू मुसलमान दंगे हुए, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन मुस्लिम लीग को मौका मिला, उसने अपने संगठन बनाए, अपने कुछ स्वयंसेवक आर्मी टाइप का बनाया। राज्य के जो राज्य सरकारें थी उस पर केंद्र का संगठन का एक मजबूत रोब दाब बनाकर रखा, और लोगों के बीच में बहुत तेजी से मुस्लिम जनता के बीच में यह फैली, और इसे इसका फायदा हुआ। अब इसके अलावे कुछ तथ्यात्मक सूचनाएं हैं, उस पर हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। उम्मीद है आज यहां तक कॉन्सेप्चुअली आप लोग सब समझ गए होंगे। थैंक यू।